हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन डी। राज्यपाल जो है वह क्या करता है? तो विधानसभा में राज्यपाल विधानसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं उनको क्या करते हैं? तो मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा, और उसे शपथ भी राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? तो राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है। क्यों? क्योंकि जो मुख्यमंत्री है यह विधानसभा में बहुमत दल से बना हुआ है और इनकी सदस्य संख्या अधिक होती है, जिससे वे सत्ता पक्ष का नेता भी इन्हें कहा जाता है। सत्ता पक्ष का नेता भी इन्हें कहा जाता है। तो राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राज्य के राज्यपाल किसके पश्चात पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर बने रहते हैं। जो राज्य के राज्यपाल है यानी जो गवर्नर हैं वे राष्ट्रपति के ही पश्चात पर्यंत क्या करते हैं? तो पद पर बने रहते हैं और यह अवधि 5 वर्ष की होती है। राज्यपाल के जो अवधि होती है यह 5 वर्ष की होती है। और भारत में केंद्र सरकार के बदल जब केंद्र सरकार जो चेंज होती है तो उसके चेंज होते ही राज्यों के राज्यपालों को भी बदल दिया जाता है। यह केंद्र का प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति जो राज्यपाल होता है ये क्या होता है? तो केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्यों में। तो हमारा सही होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का गठन होता है। तो राज्य विधान परिषद का गठन होता है निर्वाचन मंडल द्वारा। राज्य विधानसभा का गठन क्या होता है? निर्वाचन मंडल द्वारा। अनुच्छेद 171 में, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना दी गई है और राज्य विधान परिषद का गठन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। ठीक, इसमें एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं? तो 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से निर्वाचित होते हैं, 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और एक का छठा भाग जो सदस्य होते हैं वह राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान में। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? तो 14 दिन। जो वित्त विधेयक है वह 14 दिन में ही, सामान्य विधेयक 3 माह में। ठीक, धन विधेयक 14 दिन में और जो सामान्य विधेयक है वह 3 माह में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 216 के तहत। अनुच्छेद 216 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद करता है। ठीक, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश से और जो उस राज्य का राज्यपाल है उससे परामर्श लेने के बाद ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 216 के तहत। अगला हमारा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन ये राजस्थान से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष किया गया? अगला हमारा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई, तो वह किस वर्ष की गई? तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी, 1959 में। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, 1959 में। देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे इन्होंने 2 अक्टूबर 1959 में बगदरी गांव था राजस्थान का, नागौर जिला के बगदरी गांव में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा।
और 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में भी नेहरू जी द्वारा ही पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। 11 अक्टूबर 1959 को कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में भी नेहरू जी द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन किया गया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 243। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, उसके द्वारा ही संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जो कि पंचायत शीर्षक से जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, इसके अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक या अड़ तक, अनुच्छेद 243 ओ तक, ये क्या है, तो ये पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो ये किस अनुच्छेद के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 243 के द्वारा। और जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1992, उसके तहत इस अनुच्छेद को जोड़ा गया। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, तो पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है ग्राम सभा। हमारा ऑप्शन क्या सही होगा इसमें? ऑप्शन डी, ग्राम सभा। देखिए पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत सर्किल की समस्त वयस्क जो मतदाता होते हैं, ये ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठक होनी आवश्यक होती है। ग्राम सभा में जो पंचायत व्यवस्था है, इसमें वर्ष में 2 बार बैठक होनी आवश्यक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ग्राम सभा। नेक्स्ट है, शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या था? शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या था? तो शीत युद्ध की समाप्ति का जो मुख्य कारण था या प्रमुख कारण था, वह था सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन ही प्रमुख कारण था शीत युद्ध की समाप्ति का। और यह कब होता है? तो 26 दिसंबर 1991 में। 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है और विघटन के साथ ही जो वैश्विक व्यवस्था द्विध्रुवीय से अमेरिका ध्रुवी हो गई, यानी एक ध्रुवी हो गई। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है, वह है। वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है, वह है, तो वह है कौन? अमेरिकी प्रधान ने। अमेरिकी प्रधान ने है। देखिए शीत युद्ध के अंत के बाद संपूर्ण विश्व में अमेरिका ही जो था, वही एकमात्र महाशक्ति बनकर रह गया और इसके कारण ही अपनी ताकत के बल पर ही वह वैश्विक निर्णय करता है और इसे ही अमेरिकी प्रधान या हेजेमनी कहा गया है वर्तमान विश्व के परिप्रेक्ष्य में। अब वैसे ये चेंज हो रहा है धीरे धीरे, पर अभी तो वही है, अमेरिका ही है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1949 में। जो संयुक्त राष्ट्र स्थापना कब होती है? 1949, 24 अक्टूबर 1949 को। ठीक, 24 अक्टूबर 1949 को, सॉरी यार 1945 होगा ना, देखिए गलती कह रहे हैं, 1945 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को होती है संयुक्त राज्य की स्थापना। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, राज्य एक अनावश्यक संस्था है, या राज्य का व्यक्ति के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है। तो देखिए राज्य जो है वह स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है। ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें, ऑप्शन बी। राज्य क्या है? तो राज्य एक स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है। नेक्स्ट है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो है वह है संप्रभुता। संप्रभुता जो है वह राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए राज्य के 4 तत्व हैं। राज्य के 4 तत्व हैं। पहला है निश्चित भूभाग होना चाहिए, दूसरा है जनसंख्या होनी चाहिए, थर्ड है सरकार होनी चाहिए और फोर्थ है संप्रभुता होनी चाहिए, तभी उसे राज्य कहा जा सकता है। अपनी जनसंख्या हो, उसका क्षेत्रफल हो या भूभाग हो और अपनी सरकार हो,
जिस पे वह संप्रभु हो, तो वही क्या है, तो वही राज्य है। तो इसमें सबसे प्रमुख क्या है, तो वह है संप्रभुता। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। यह किसकी परिभाषा है? राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। यह किसकी परिभाषा है? यह परिभाषा है लास्की की। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, लास्की की। लास्की कौन थे? तो लास्की एक बहुलवादी थे और इन्होंने संप्रभुता की अवधारणा की आलोचना की है। और इसी सापेक्ष में इन्होंने यह कथन कहा कि राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, राज्य संघों का एक संघ है, किसने कहा है? राज्य संघों का एक संघ है, यह किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं लास्की। लास्की कौन है? तो एक बहुलवादी है, बहुलवादी विचारक है। लास्की क्या मानते हैं कि संप्रभुता जो है वह विभाजित हो सकती है। इसी संदर्भ में उनका कथन है कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। अतः राज्य क्या है? तो राज्य संघों का एक संघ है। ये कौन कहता है? तो ये कहते हैं लास्की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व क्या है? ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है वह क्या है? तो वह तत्व है इनका कि यह निरंकुश है। ऑस्टिन की संप्रभुता क्या है? तो निरंकुश है। ऑस्टिन कौन थे? तो ऑस्टिन एक एकलवादी विचारक हैं और इनकी पुस्तक है लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस और इसमें संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत को इन्होंने स्पष्ट किया है। ऑस्टिन के अनुसार जो संप्रभुता है, संप्रभुता के अंतर्गत पूर्णता हो, सर्वव्यापकता प्राप्त हो, अद्वैयता हो, अस्थायित्व हो, अविभाज्यता हो, अनन्यता हो और निरंकुशता आदि गुण पाए जाते हैं। ये ऑस्टिन की एकलवादी संप्रभुता का तत्व है। तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है। कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है क्या? तो अमेरिका। कार्यपालिका, अच्छा इंग्लैंड होगा। कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष की बात की गई है, तो कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का जो उदाहरण है, सर्वोत्तम उदाहरण, वह है इंग्लैंड। देखिए ब्रिटेन में क्या है, तो कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष यानी जो वहाँ के सम्राट या वहाँ की महारानी होती है उससे माना जाता है, जो नाम मात्र के होते हैं, और इसे ही नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। इंग्लैंड होगा। अगला हमारा प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष क्या होता है? वास्तविक अध्यक्ष होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, नामधारी अध्यक्ष होता है या वीटो की शक्ति नहीं होती है। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है इसके अंतर्गत जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वह क्या होता है? तो वह वास्तविक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस देश में बहुल कार्यपालिका व्यवस्था है? तो बहुल कार्यपालिका व्यवस्था है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, स्विट्जरलैंड में। देखिए स्विस संघीय सरकार जो है उसे कार्यपालिका संघीय परिषद यानी फेडरल काउंसिल में निहित होता है। इसमें 7 सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य किसी एक विभाग का अध्यक्ष होता है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड में क्या है? तो बहुल कार्यपालिका है। और संघीय परिषद के ये सदस्य क्या होते हैं? तो संघीय सभा यानी स्विस संसद के द्वारा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और संघीय सभाएं इनमें से एक एक सदस्य का एक वर्ष के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी चुनती है और संघीय परिषद के अध्यक्ष को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति कहा जाता है स्विट्जरलैंड में। तो बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि राज्य अध्यक्ष के पास वीटो की शक्ति है, प्रधानमंत्री राज्य अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है, संसद पर कैबिनेट का वर्चस्व होता है या संसद कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि संसद पर कैबिनेट का वर्चस्व होता है। ब्रिटेन जो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था है इसमें संसद पर क्या होता है? तो कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। मंत्रिपरिषद का इसमें वर्चस्व होता है। देखिए ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में संसद पर कैबिनेट क्या होता है? मंत्रिपरिषद जो है उसका वर्चस्व होता है, क्योंकि कानून बनाना या संशोधन करना या नियुक्तियां करना, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जो निर्णय लेना होता है
आदि की शक्ति बहुमत के पास ही होती है और बहुमत मंत्रिमंडल के पास होता है, इसीलिए इसका वर्चस्व होता है मंत्रिपरिषद का। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, किस देश में उच्च सदन अथवा द्वितीय किस देश में उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है? किस देश का उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है? तो वह देश है अमेरिका। अमेरिका सीनेट में, जो अमेरिकी सीनेट है, इसमें प्रत्येक राज्यों में से 2 सदस्य होते हैं, 2 सदस्य प्रत्येक राज्यों से होते हैं और उनके महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय सीनेट की मंजूरी से ही होते हैं। एक देखिए, या तो विदेशों में की गई संधियां हैं या न्यायाधीशों पर लगाए गए महाभियोग हैं आदि। इस कारण से सर्वाधिक शक्तिशाली उच्च सदन कौन है? सीनेट है, क्योंकि इन सभी की जो निर्णय होते हैं, जैसे विदेशों में की गई संधियां या न्यायाधीशों पर लगाए गए महाभियोग आदि का जो दिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो जो इनकी द्वितीय सदन जो है अमेरिका की सीनेट, उसके द्वारा। इसीलिए विश्व का सबसे शक्तिशाली संगठन द्वितीय सदन जो सर्वाधिक शक्तिशाली है, वह कौन सी है? तो अमेरिका है। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति? भारत में संघीय कार्यपालिका जो है वह सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति? तो ये उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता है? निम्न में से कौन न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता है? तो कौन है? स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता है ना। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तभी तो न्याय सही होगा, किसी प्रकार का दबाव न हो न्यायपालिका पर। अगला प्रश्न है, राज्य की विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों को नियंत्रित करने हेतु मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? राज्य की विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों को नियंत्रित करने हेतु मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो हमारा आंसर इसमें सही होगा, ऑप्शन सी, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। देखिए, फ्रांसीसी विचारक थे मॉन्टेस्क्यू कौन थे? तो फ्रांसीसी विचारक थे। इनकी पुस्तक थी स्पिरिट ऑफ द लॉज, जो कि प्रकाशित होती है 1748 में। स्पिरिट ऑफ द लॉज जो कि प्रकाशित होती है 1748 में, और इसमें ही इन्होंने शक्ति पृथक्करण एवं नियंत्रण एवं समन्वय का सिद्धांत प्रस्तुत किया। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है वह एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, जिससे संतुलन बना रहता है। अमेरिकी संविधान नियंत्रण और संतुलन का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? मॉन्टेस्क्यू द्वारा। ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है? लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है? तो लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम। लोकतंत्र क्या है? केवल शासन का स्वरूप ही नहीं है बल्कि क्या है? जीवन का एक माध्यम भी है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। लोकतंत्र के अंतर्गत व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास संभव है, जबकि तानाशाही या फांसीवादी व्यवस्था में जीवन का दमन हो जाता है। और लोकतंत्र मानव के जीवन का एक सर्वोत्तम माध्यम भी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉडर्न डेमोक्रेसी के जो लेखक हैं वह है लॉर्ड ब्राइस। ऑप्शन बी, ब्राइस की पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है, लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है। लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, यह कथन किसका है? तो लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, यह कथन है अरस्तू का। ऑप्शन हमारा सी होगा, अरस्तू। अगला है, आधुनिक तानाशाही ने किसे जन्म दिया? आधुनिक तानाशाही ने किसे जन्म दिया? तो आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया सर्वसत्तावादी राज्य को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद के निचले सदन के प्रति। संसद के निचले सदन के प्रति जो कार्यपालिका है वह उत्तरदायी होती है, यानी लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष और मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री जो है वह विधानसभा के सदस्य नहीं होते। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता।
संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है शक्तियों का केंद्रीयकरण। शक्तियों का केंद्रीयकरण क्या है? तो एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है और केंद्र सरकार के पास ही सारी शक्तियाँ होती है और शासन व्यवस्था एक ही शक्ति से संचालित होती है, जिसका उदाहरण है ब्रिटेन, श्रीलंका, चीन आदि एकात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हमारा होगा। एकात्मक व्यवस्था का जो मुख्य लक्षण है वह है शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, शासन के एकात्मक स्वरूप है। शासन के एकात्मक स्वरूप में कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है। शासन के एकात्मक स्वरूप में कार्यपालिका का गठन किसके द्वारा होता है? तो विधायिका के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो हमारा सही होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आदिष्ट प्रतिनिधित्व से अभिप्राय क्या है? आदिष्ट प्रतिनिधित्व क्या है? तो आदिष्ट प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। आदिष्ट प्रतिनिधित्व का अभिप्राय है कि जो प्रतिनिधि है वह निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है? निम्न में से किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है। देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या है कि ये जो है, पहले तो इसका प्रतिपादन किया था थॉमस हेयर ने। अंग्रेजी विचारक थॉमस हेयर ने इसका प्रतिपादन किया, जिनकी पुस्तक है प्रतिनिधि का चुनाव। और इसके आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था में इन्होंने विभिन्न वर्गों को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की बात की है। अतः यह व्यवस्था अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए, कुछ समितियां हैं, स्थानीय स्वशासन पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं और इसके वर्ष हैं। अशोक मेहता समिति 1977 में, जीवीकी राव समिति 1985 में, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 में और पीके थुंगन समिति आती है 1988 में। ये समितियां हैं और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसे ज़रूर लाइक करें और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।